बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। कल रात को जी अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छी खबरें नहीं आई और हमने आज सोचा कि आगाज़ में दो के हमने प्लान किया हुआ था कि हम सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जी कल ईरान की जानिब से इजराइल पर हमला किया गया, मिज़ाइलों से हमला किया गया, बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए गए जो कि 400 के करीब से ज़ायद जो ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किए हैं। और ये जो मिज़ाइल हैं जिस पर ईरान ने जिसके ज़रिए हमला किया है इजराइल पर, यह इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह पर हमले का बदला है, ऐसा कहा है पासदारान इनकलाब ने। जबकि दूसरी जानिब कल हंगामी तौर पर जो फुटेज आप देख रहे हैं, इजलास भी बुलाया गया इजराइल का जंगी जो मामलात हैं उसके हवाले से, और बाइडन का जी अमरीकी फ़ौज को इजराइल आने वाले ईरानी मिज़ाइलों को मार गिराने का हुक्म भी है। अमेरिका ने जी इजराइल के साथ फुल सपोर्ट का ऐलान किया है। दूसरी जानिब जो ये हमला किया गया है इससे मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर भी कमेंट लेंगे। और फिर गुज़िश्ता रोज़ जो आर्टिकल 63A नज़रसानी अपील की समाअत हुई, उसके लिए नया बेंच जो तश्कील दिया गया है और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईमुल अख्तर अफगान को शामिल किया गया, इस हवाले से भी हम कमेंट लेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल रात को ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये खत्ते के अमन के हवाले से बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है। जिस तरह से ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के हवाले से कहा कि जी उन पर हमले का ये बदला है उनकी शहादत के बाद, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने जो हमला किया है 400 से ज़ायद मिज़ाइल हैं वो दागे हैं, इससे क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होगी? अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो जो पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी वो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड की असैसिनेशन से शुरू हुई थी, ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया। और उसके बाद आप देखो कि पहली वर्ल्ड वॉर किस तरह होगी। ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जब जा रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गई है। आपके कॉन्फ्लिक्ट जोन्स इतने बढ़ गए हैं कि लिटरली अब जो ईरान ने एक स्टेप लिया है जो मैं समझता हूँ बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन आपको इमीडिएटली पता चल गया है कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अमेरिका जो अब हरकत कर रहा है और इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिन्होंने कम से कम कुछ नहीं तो 35,000 इनोसेंट बच्चे, औरतें, आदमी और सिविलियंस मार दिए हैं, तो इसका तो कोई जवाब किसी दुनिया ने दिया नहीं है। सब आराम से, कोई कहता है जी कि हम ये करारदाद पेश कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे वजीर आजम अभी गए हैं जनरल असेंबली में, उन्होंने भी बात की। तो मुझे बताएं कि किसने ऐसे कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं कि इसको आप डिफ्यूज करें, इसको टेंशन्स को नीचे करें। और साथ जब हसन नसरुल्लाह, मैं तो इजराइल का जब मैं कवर कर रहा था तो उस वक्त भी ये उनको टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो जंग हो रही थी वो बिटवीन लेबनान एंड ऑफ कोर्स नॉट लेबनान बट हिजबुल्लाह एंड इजराइल। और आज इवेंचुअली ये पिछले दिनों में हमने देखा कि उनको असैसिनेट कर दिया, ठीक है वो शहीद हो गए, बट एट द एंड ऑफ द डे द वॉर कंटिन्यूज, द वॉर is never lost, the battle still continues. So इस लिहाज से आपने एक चीज को नोट करना है कि नंबर 1, ईरान ने हमला कर दिया। अब हमने देखना है कौन किसकी साइड पे बैठेगा, पाकिस्तान कहाँ जाएगा, हिंदुस्तान कहाँ जाएगा, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स कहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डिफ्यूजन होगी या एस्केलेशन होगी। आपने 400 का जिक्र किया है, अगर इजराइल अब रिटेलिएट करता है तो देन वी आर गोइंग फॉर एन ऑल आउट वॉर। लेकिन अल्लाह ना करे ये हो। इजराइल को अकल आनी चाहिए कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। आप किसी को जेनोसाइड के रास्ते पे नहीं लेके जा सकते, जो कि इजराइल इस वक्त कर रहा है। सो ये बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है और ये स्टार्ट है, मैं कहता हूँ, ऑफ द एडवेंट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अच्छा मीर साहब, आपने खुद बात की कि अल्लाह करे इजराइल को अक्ल आए, लेकिन अभी हमने जो फ़लस्तीन के अंदर मामला देखा है और जिस तरह से लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह जो आपने मेंशन भी किया, इजराइल बज़ाहिर तौर पर या
जिस तरह से स्टबननेस का मुजाहरा किया जा रहा है इजराइल की जानिब से सारे सर्कमस्टांसिस के बावजूद, दो के मैं एज अ तालिब इल्म ये समझती हूँ कि ये चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से रिएक्शन मुस्लिम ममालिक को या इस्लामी ममालिक को देना चाहिए था, नहीं दिया गया। और इजराइल जिस तरह से अपनी हद धर्मी के ऊपर कायम है, डोंट यू थिंक कि ये रिटेलिएट करेंगे? जो ईरान ने ये हमला किया है इसके बाद एक मजीद चेन रिएक्शन होगा इस सारी चीज़ का, और इससे ओवरऑल जैसे आपने कहा कि साइड्स भी बड़ी क्लियर या वाजे हो जाएंगी कि हिंदुस्तान किस तरफ खड़ा है, दीगर ममालिक किस तरफ खड़े हैं, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ें ट्रिगर तो हो रही हैं, और इसको जो कह लें डिफ्यूज़ का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, इसको डिफ्यूज़ करने के लिए किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अमेरिकन लॉबी जो ज्यूइश लॉबी है बड़ी तकड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये जब हम कहते हैं कि इजराइल रिटेलिएट करेगा, ये इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा, ये ज़ायनिस्ट्स करेंगे। इजराइल के अंदर मुझे अभी तक याद है 2006 के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और गालियां दे रहे थे कि क्या क्या जरूरत है कि तुम लड़ाई करो, हम आराम से यहाँ रहते हैं, हम लेबनान जाते थे एक्सकर्शंस के लिए, और ये जो ज़ायनिस्ट गवर्नमेंट है इन्होंने हमारे ताकतवर जो एक इनका जो आप कह लो कि जो एक इनका एक विंग है, दैट इज द ज़ायनिस्ट विंग, और ज़ायनिस्ट विंग को फंडिंग मिलती है अमेरिका से। ये जो बाइडेन गेम खेल रहा है, बाइडेन अमेरिका को फिर मरवाएगा, और आप देखेंगे कि अमेरिका के गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज होगा कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम इनके मामे चाचे बने हुए हो, तुम्हें क्या जरूरत है कि अगर एक किलिंग मशीन है और किलिंग मशीन को रिटेलिएट कर रहे हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है, बल्कि तुम्हारा तो एक रोल बनता है कि तुम जाओ और इसको डिफ्यूज करो। आपके पिछले प्रेसिडेंट ने आके जेरूसलम को एनेक्स कर दिया इजराइल के अंदर, भाई अंडर व्हाट बेसिस? ये तो 67 की वॉर के अंदर इजराइल ने इसको एनेक्स किया था फ्रॉम जॉर्डन, तो आपने इसको जब एनेक्स किया है ये तो अभी भी डिस्प्यूटेड है, सो गिव इट बैक टू जॉर्डन। आपने पकड़ के इनको दे दिया, भाई इनको कैसे दे दिया आपने? ये तो ऑक्यूपायर्स हैं, दे आर नॉट द रियल ये कहते हैं ना द फिलिस्तीन्स, ये वो हैं कि जिन्होंने आके कब्जा किया है। और अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो 1917 के अंदर जो बैलफोर डिक्लेरेशन थी, आर्थर बैलफोर ने जो इनको कह दिया कि भाई तुम एक अपना स्टेट बनाओ, दैट वाज ज़ायनिज्म। और आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसराइल ने किस तरह ये किया। इसराइल में बड़े फैक्शंस हैं, एक बहुत पीस लविंग है जो एक्चुअल जू है, ज़ायनिस्ट है, ये एक्सपेंशनिस्ट है, और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इसको आप कह लो कि आप इसको एक पीस के रास्ते पे लेके जाओ। सो दिस इज क्वाइट डेंजरस राइट नाउ। दिस इज़ वेरी डेंजरस राइट नाउ। अभी इससे जो ओवरऑल खत्ते की सूरत हाल है मीर साहब, ये भी ट्रिगर होगी। जाहिर है अभी टर्की की जानिब से भी एक स्टेटमेंट आई है, फिर जिस तरह से हमने लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है उसके हवाले से भी देखा है कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई हैं और मामलात भी बहुत ट्रिगर हुए हैं। ओवरऑल इस खत्ते की सूरत हाल को आप क्या समझते हैं कि ये चीज़, चूँकि अमेरिका जैसी एक सुपर पावर जो इस मामले को प्रोवोक करने में या ट्रिगर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये कोई रोल जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब जेनोसाइड किया जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर तब तो खामोशी इख्तियार की गई है, लेकिन अब जब ईरान ने उसी चीज़ का जवाब दिया है तो अब उस पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, उस पर बात भी हो रही है कि ईरान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये मामला खित्ते की सूरत हाल के लिए कितना खतरनाक है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे ईरान भी डसा हुआ है, उन्होंने एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी को उसका बेड़ागर कर दिया, डिसमेंटलिंग शॉ ऑफ ईरान, और फिर अमेरिका ने उसके साथ साथ क्या किया है, डिसमेंटलिंग शुरू कर दी सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, और जो दीगर यमन के अंदर आप देख लो क्या ये फसाद बिछाते हैं। एक्सक्यूज मी। इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसने तो डिसमेंटलिंग तो कर दी है सारी। अब इनको पता है, जो अभी आपने जो सवाल किया बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इन द सेंस कि अब क्या होगा। अब ये होगा कि जब तक इनकी यूनिटी नहीं होगी, द अरब स्टेट्स, ये अरब लॉबी तक नहीं होगी, आप 67 की तरह आप इजराइल से मार खाते रहेंगे। आपने अपने आप को तकड़ा करना, एक यूनिफाइड अप्रोच लेनी है, और उसके साथ साथ आपने आगे चलना है और अमेरिका को बताना है द मिडिल ईस्ट इज यूनाइटेड। क्योंकि मिडिल ईस्ट को ये
अगर आपको याद है 3-4 साल पहले ये इसने ट्रंप ने भी आके तड़ी दे दी थी इसको MBS को कि आप तो जब भी चाहे तो आपको हम हटा सकते हैं। सो बेसिकली ये वार्निंग दे देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट द वार्निंग, बिकॉज यहाँ पाकिस्तान का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, because Middle East and the Arab countries will look towards Pakistan in the event a nuclear power like Israel अगर इस तरह की कोई हरकत करे। We don't know, आज हमें नहीं पता कि ईरान भी एक न्यूक्लियर पावर शायद हो, मे बी उन्होंने टेस्ट नहीं किए, but we don't know। हमें पता है चल रहा है कि रशिया उसकी हेल्प कर रहा है, और ऑफ कोर्स आपको बैकग्राउंड का भी पता है। सो ये बड़ी एक गंभीर सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अगर बनेगी हम भी इफेक्टेड हैं और बहुत बड़े इफेक्ट होंगे, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा आर यू विद अस और नॉट विद अस, और हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, हमने इसको भी मद्देनजर रखना है। तो हम फंस जाएंगे। हम इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि इधर जाते हैं तो मार खाएंगे, इधर जाते हैं तो आइसोलेशन में जाएंगे। सो हमें चाहिए कि एक आप कह लो कि एक आर्बिट्री रोल प्ले करना चाहिए, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने किया था वो ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ। सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ अ रोल वी नीड टू बी प्लेइंग, मिल के सब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं कि एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट, हर बंदे को आपने टेबल पे लेना है, बैठना है, बात करनी है। एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल इन अ कैबिनेट मीटिंग टू डिस्कस दिस। आपने सही बात की है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये एस्केलेट करता है तो इसमें हमारा भी नुकसान है, मिडिल ईस्ट का भी नुकसान है, एंड वी डोंट नो कि अमेरिका की कितनी बड़ी इंटरवेंशन इस पे हो सकती है। क्योंकि आपने देखा है कि यूरोप और दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया, सिर्फ करारदाद करते रहे, लेकिन जेनोसाइड स्टिल कंटिन्यूज इन पैलेस्टाइन। सो दिस जेनोसाइड हैज टू स्टॉप। ईरान ने एक शट अप कॉल दी है, आई वुड कॉल इट अ शट अप कॉल। ये शट अप कॉल दी है। अब इसके शट अप कॉल के अंदर क्या ये शट अप होंगे या इसकी रिएक्शन होगा? रिएक्शन होता है देन वी आर गोइंग फॉर एन ऑल आउट वॉर। अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता है उसकी सूरत हाल के ऊपर और कर ईरान की जानिब से जो इसराइल पर हमला किया गया है उस हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। लाहौर के अंदर कुछ अजीबो गरीब हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जौहर टाउन का ही इलाका है ख़ास तौर पर, जिस पर की सड़क पे मुसलसल, अब ये मुझे नंबर्स पहले गलत पता थे कि तीसरी बार शगाफ पड़ा है, लेकिन अभी हमारे ब्यूरो चीफ साहब ने मुझे ठीक किया है कि ये 10वीं बार हो चुका है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है कि एक मेन रोड के ऊपर ये शगाफ पड़ जाता है? इससे पहले मुझे याद है लास्ट ईयर भी ऐसा कुछ हुआ था और उसमें एक गाड़ी गिर गई थी और वो खातून की गाड़ी थी। इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया है कि क्या मामला है जी, ये शगाफ क्यों पड़ रहे हैं इस हवाले से, और ये कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हाफिज़ उस्मान हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, और ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। पहले मलिक साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मैं उस्मान से एग्जैक्ट लोकेशन जान लूँ। उस्मान बहुत शुक्रिया, मुझे ये बताएं कि ये कौन सी रोड है, एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, और आपके पीछे हम देख सकते हैं कि खासा गहरा गड़ा बन चुका है यहाँ पे। जी बिल्कुल अर्मला, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आपको सबसे पहले सुबह बखैर। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये जौहर टाउन का इलाका है, खयाबान फिरदौसी इसको कहते हैं। इस मुकाम पर ये पहली मरतबा जो है शगाफ नहीं पड़ा, बल्कि इस मुकाम के ऊपर मुतअद्दिद बार इससे पहले भी शगाफ पड़ चुका है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि लाहौर इस वक्त शगाफ ज़दा है तो ये गलत नहीं होगा। लाहौर में वासा हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि 30 से ज़ायद ऐसे मकामात हैं जहाँ पर मज़ीद शगाफ पड़ने के खदशात जो हैं वो बताए गए हैं। इस वक्त मैं लाहौर के इलाका जौहर टाउन में खयाबान फिरदौसी पे मौजूद हूँ। 10 मरतबा पहले भी इस जगह पर शगाफ पड़ चुका है। जब वासा हुकाम से इसके बारे में बात की गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं,
वो पुरानी होने की वजह से जो है वो इस जगह पर मुतअद्दिद बार पहले भी शगाफ पड़ चुका है और जो 30 मकामात हैं लाहौर के उन पर भी शगाफ पड़ने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। तो ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये शगाफ पड़ते क्यों हैं सड़कों के ऊपर। शगाफ पड़ने की सबसे बड़ी वजह ये समझी जाती है कि जो सीवरेज की पाइप लाइनें हैं वो बुसीदा होने की वजह से और नकारा होने की वजह से ये शगाफ जो है वो सड़कों के ऊपर पड़ते हैं। और जो लाहौर की सीवरेज लाइनें हैं, जो पाइप लाइनें हैं, वो आधी सदी से ज़्यादा हो गए उनको डली हुई, तो जिसकी वजह से ये लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर पहले भी पड़ चुका है शगाफ। ये गुज़िश्ता कई रोज़ पहले जो है वो काना के मकाम पर ये शगाफ पड़ने का जो वाक़या है वो रूनुमा आता है। इससे पहले खयाबान फिरदौसी पे 10 मरतबा जो है वो शगाफ पहले भी पड़ चुका है। तो वासा इंतज़ामिया की जानिब से फ़कत मिट्टी डालकर ही इसको दबा दिया जाता है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मिट्टी मंगवा ली गई है इस जगह को भरने के लिए, तो मेरे ख्याल से इस मामले को भी मिट्टी डालकर ही दबा दिया जाएगा वासा इंतज़ामिया की जानिब से, जैसे पहले दबाया गया है। तो अगर बात की जाए अमली तौर पर काम करने की, तो अमली तौर पर जो है वो काम करते जो है वो इंतज़ामिया नहीं दिखाई दे रही। मशीनरी लगाकर जो गड़े के अंदर। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, ये इससे पहले ये जो हैवी मशीनरी का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या पाइप्स डाले, जो भी पहले रिपेयर किया गया था, आपने बताया है कि पहले भी शगाफ पड़े हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है, मैं पानी भी नीचे नज़र आ रहा है कि ये बार बार चीज़ ट्रिगर हो रही है, एक ही जगह है, वहीं पे उसी तरह से गड़ा पड़ जाता है, तो रिपेयरिंग में मसला है। अगर बहुत सीधा भी है तो उसको रिपेयर तो किया जा सकता है ना। अब लास्ट टाइम ये लॉजिक पेश की गई थी जी कि पाइप के अंदर कोई गैस क्रिएट हुई है जिसकी वजह से ये शगाफ पड़ा है, क्या इस बार भी यही लॉजिक है? उस्मान, अच्छा ठीक है, लाइन का इशू है। अच्छा अदनान मलिक साहब, चूंकि अभी उस्मान भी बता रहे थे और आपने मुझे बल्कि इनफैक्ट करेक्ट भी किया, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपने इस हवाले से कुछ वर्किंग की भी, आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर भी करें कि ये वही मकाम है, इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के मामलात रहे हैं और ये क्यों अगर बहुत सीधा भी है तो इसको हम रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहे उस तरह से? बड़ा अच्छा सवाल है कि हम रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहे। इसकी बड़ी वजह है कि हमारी नीयत में फतूर है। जब कोई देखें गवर्नमेंट बदलती है तो डीजी से लेकर चपरासी तक बदल जाते हैं, लेकिन एलडीए और वासा एक ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर तमाम पॉलिटिकल भर्तियां हैं, हुकूमत किसी की भी आए वो लोग अपनी सीटों से टस से मस नहीं होते। फंड्स आते हैं वो हड़प कर जाते हैं, शायद उन्हें पता है कि किस तरह खाया जाता है और किस तरह खिलाया जाता है। यही वजह है कि वो अब तक कई सालों से वो लोग अपनी सीटों पर विराजमान हैं। तो काम कर लेना अगर सीटों में बैठे। दूसरी जो वजह है शगाफ पड़ने की ये है, तकरीबन 2020 से लेके आज तक ये जो परसों शगाफ पड़ा है इसमें तकरीबन 10 मरतबा ऐसा हो चुका है। इसके अलावा काना रोड पे भी हो चुका है और माल रोड पे जीपीओ के सामने भी एक दफ़ा पिछले साल बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया था। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। बात यह कि एक तो जिस तरह हमारे रिपोर्टर उस्मान ने बताया कि पाइपलाइंस जो है वो बहुत पुरानी है, पाइपलाइन पुरानी है, बुसीदा है, इसके अलावा जो है पानी का प्रेशर है और ज़्यादा, और पाइपलाइन छोटी है, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पाइपलाइन छोटी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पाइप लाइन की चेकिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है कि हम इसको चेक कैसे करते हैं। ये उसी वक्त होता है जब पाइपलाइन फटती है तो पानी आता है, कोई गड़ा पड़ता है, तो फिर इनको होश आती है ओ ये तो बड़ा नुकसान हो गया हमारा, ये जो है सड़क फट गई है। सड़क फटने से पहले भी क्या वहाँ कितनी गैसेस जमा होती हैं और पाइपलाइन की जो चेकिंग है जिसको आपने रिपेयर भी की है, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर के इलाके में ये जो है खयाबान फिरदौसी, यहाँ पे ये वाक़यात क्यों होते हैं? वो इसलिए कि यहाँ पर जो है वो हर काम में जो कहते हैं ना मट्टी पाओ, मट्टी डालो, जल्दी के काम, ये जल्दी के काम में मट्टी डालते हैं, ट्रैफिक 2-4 दिन डिस्टर्ब रहती है, उसके बाद फिर हम लोग रूटीन में आ जाते हैं। हम होना तो ये चाहिए कि सड़कों पे होना चाहिए कि किस एक्सल के कितने वजन की गाड़ियां जो है वो गुजरनी चाहिए, इसका कोई इंतजाम हमारे अंदरून लाहौर में नहीं है। मलिक साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उस्मान हमारे साथ दोबारा आए हैं, मुझे कुछ फुटेज में ग्रीन बेल्ट भी नजर आई है, उस जगह पे भी कोई खड्डा है। मैं चाहूंगी उस्मान आप प्लीज थोड़ा सा अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि हमें थोड़ा शगाफ की ओवरऑल सूरत हाल भी दिखाएं
कि ये जो गड़ा पड़ा है इसके इर्द गिर्द ग्रीन बेल्ट भी है, बाकायदा तौर पे से लग रहा है बेसमेंट बन गई है कोई अजीबो गरीब सी। और गाड़ी वाला जो इसमें गिरा था, क्या वो खैरियत से है? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अब्बास जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शगाफ की सूरत हाल अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त कम अज़ कम ये 10 फीट का गड़ा जो है वो इस वक्त पड़ चुका है। 10 फीट से ज़ायद ही जो मुझे नज़र आ रहा है वो गड़ा इस वक्त पड़ चुका है। जो इसके अंदर जो गिरे थे, जो गाड़ी इसके अंदर गिरी थी या 2 मोटरसाइकिल सवार इसके अंदर गिरे थे, वो ज़ख्मी हो गए थे, जिनको जो है वो सीढ़ी की मदद से जो है वो इस शगाफ से निकाला गया था। और जो ज़ख्मी हजरात हैं उनको जो है वो तिब्बी इमदाद फराम करके जो है वो जानी नुकसान जो है वो फ़िल वक्त इधर नहीं देखने को नज़र आया। लेकिन मैं इंतज़ामिया की बात करना चाहूँगा कि इंतज़ामिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि उसी मकाम पर 10 मरतबा शगाफ पड़ जाना, और जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो मेरे ब्यूरो चीफ साहब बता रहे थे कि जो सीवरेज की पाइपलाइन है वो जो मेन रोड के ऊपर पाइपलाइन की जो ज़रूरत है उसकी कैपेसिटी जो चाहिए है वो कम से कम जो 8 फीट है वो पाइपलाइन होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे लाहौर में मेन सड़कों के ऊपर पाइपलाइन है वो तकरीबन 5 से 5.5 फीट की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर भी बढ़ जाता है सीवरेज के पानी का, और जब बारिश हो जाए तो पानी का ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पाइपलाइन जो ज़ेरे ज़मीन है ये फट जाती है। फटने की वजह से जो पानी है वो पानी सिमटा रहता है, जिसकी वजह से जो सड़क है वो किनारों से सिरकना शुरू कर जाती है, जिसकी वजह से ये शगाफ पड़ने का जो है वाक़या वो रूनमा होते हैं। तो ये जो है वो वजूहात बताई जा रही हैं, और वासा हुकाम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जो लाहौर के 30 मकामात हैं उन पर जो है वो शगाफ पड़ने का, मुझे लगता है वासा हुकाम को ना ये शगाफ पड़ने वाले मकामात पहले ही मेंशन कर देने चाहिए, क्योंकि जो ड्राइवर हजरात हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही बच जाए, वरना इन्होंने तो कोई हाल नहीं छोड़ा हुआ। मलिक साहब देखिए, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपकी चलती गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, मतलब आप इमेजिन करें कि ये अभी जो नुकसान गाड़ी का हुआ है, मोटरसाइकिल गिरे हैं, इनका खुमियाजा कौन करेगा पूरा? और वो भी एक मामला अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब ये टेक्निकल एस्पेक्ट जो आप बात कर रहे हैं कि अगर सीवरेज के पाइप्स की कैपेसिटी कम है, पैसे ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, इदारे के बजट से, कहाँ जा रहे हैं? सही है। और ये जो है लाहौर में, आपको अंदाज़ा लाहौर की आबादी कितने करोड़ हो चुकी है, तकरीबन 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के करीब है। इसमें 80% जो है वो सिर्फ वासा के पास है, बाकी 20% जिसमें DHA वगैरह कई और निजी हाउसिंग स्कीमें हैं, उनका अपना सीवरेज सिस्टम है। अब यहाँ जो है सीवरेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हक़ाइक़ बता दूँ कि जो सीवरेज की पंपिंग कैपेसिटी है वो 2456 क्यूसिक है, और मेजर पंप स्टेशन हमारे पास सिर्फ 11 है, और लिफ्ट स्टेशन जो है जो उसको गार्बेज को सक करते हैं वो 61 है। और टोटल जो है ये सीवरेज की हमारी लेंथ जो है वो तकरीबन 3610 किलोमीटर बनती है सिर्फ लाहौर के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा जो है पॉपुलेशन कवरेज जो है वो 80% है, जैसा कि मैंने बताया। जो बड़ी मेजर सोसाइटीज़ हैं जिनमें DHA, मॉडल टाउन, ये वो सारी उनके अपने सिस्टम है। जितनी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो उनके सारे भी गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, उनका अपना सीवरेज सिस्टम है वो है। इसके अलावा जो ड्रेनेज का स्टेशन है हमारे पास, वो तकरीबन ड्रेनेज लेंथ जो है हमारी वो 180 किलोमीटर है पूरे लाहौर की। इसमें मेजर ड्रेन्स जो हैं वो सिर्फ 8 है, और ट्राइब्यूटरी ड्रेन्स जो हैं वो तकरीबन 76 हैं, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 6474 क्यूसिक है। इसके अलावा जो ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन है वो 4 हैं, और जो पंपिंग कैपेसिटी ऑफ ड्रेनेज स्टेशन है वो तकरीबन 563 क्यूसिक है। तो ये दादोशुमार ये बताते हैं कि इसका मतलब है कि कई सालों से सीवरेज सिस्टम पे हमारा कोई काम नहीं हुआ, जिनमें हमारे मेजर जो स्टेशन हैं जिनमें आबादियाँ बढ़ गई हैं, फौरी तौर पे बढ़ गई हैं। लोगों ने जो पहले छोटे घरों में रहते थे अब उन्होंने अपने घरों के ऊपर ही घर बना लिए हैं, आबादियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा मलिक साहब, इंटरप्ट कर रही हूँ, ये कैमरा सेट हुआ है जी, हमारी टीम लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर ये बाकायदा तौर पर उस गड्ढे से एक सुरंग सी बन गई है जो कि ग्रीन बेल्ट पे जा रही है, और जिसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे आपको 3-4 लोग भी, वर्कर्स भी नजर आ रहे हैं जो इस पानी को पंप आउट करेंगे, और उसके बाद फिर इस पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पानी खड़ा होगा तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी।
और ये सुरंग जो है पता नहीं किस कदर गहरी है और ये कहाँ तक जा रही है, क्योंकि इससे ग्रीन बेल्ट तो नजर आएगा। आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ एक दिन में ये सब नहीं हुआ होगा, ये कितने दिनों से, कितने महीनों से ये अंडरग्राउंड मामला चल रहा होगा, जिसके बाद ये इतना बड़ा जो गड़ा पड़ा है और इसके अंदर ये सुरंग जो नजर आ रही है बाकायदा तौर पे, आप सोचें कि हो सकता है ये शहरी आबादी तक जा रही हो। यू नेवर नो कि जो सीवरेज का सिस्टम है, जो ये पाइप्स डले हुए हैं, जैसा मलिक साहब भी बता रहे हैं और उस्मान भी बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी बहुत सीधा सिस्टम मौजूद है। तो अगर आपके ये घरों में, आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे ये सूरत हाल है, तो इमेजिन करें कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है इन द लॉन्गर रन, और इस पर मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाफिज उस्मान, अच्छा मलिक साहब ये आप भी फुटेज देखें, आपको स्क्रीन पर नजर कि बाकायदा तौर पे वो पानी खड़ा हुआ है और वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये कैसे सिस्टम है जी कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि इतने अरसे से ये मामला चल रहा होगा। देखिए ये लीकेज तो होती रहती है। हाँ। जब आगे से वो उसका सकिंग का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो वहाँ पे पाइपलाइंस छोटी हमारी एक्चुअली होनी चाहिए कि ये जो मेन ड्रेनेज है हमारे, उनकी 8 फुट की पाइपलाइन डायामीटर की होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 4 से 4.5 मीटर की पाइपलाइन बिछाई जाती है। वो इसलिए कि उस पे कॉस्ट ज़्यादा आती है, इस पे कॉस्ट कम आती है, लेकिन कागज़ों में यही शो किया जाता है कि जी वो बहुत ज़्यादा हमने वो सीवरेज का इंतज़ाम बना लिया। अब ये 1-1.5 किलोमीटर का इलाका है जिसमें मुतअद्दिद मरतबा यही हरकत हो चुकी है, मलिक साहब, कोई इसको वॉच करने वाला नहीं। ऊपर एलडीए का हेड ऑफिस भी है और शौकत खानम जो हॉस्पिटल है वो वाली रोड है, और ये सारी रोड जो है मेन शाहराहें हैं, यहाँ पे काम जा रहे हैं। अब ये सोचें कि ये एलडीए के ऑफिस के एलडीए की नाक के नीचे हो रहा है। चिराग तले अंधेरा वाली मिसाल जो है वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। अब जो है वो तकरीबन सीवरेज निकासी आपके टैक्स तो अवाम से ले लिए जाते हैं, लेकिन उन अवाम के टैक्सों को कहाँ यूटिलाइज किया जाता है? ये सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें। अच्छा, ऑफिस में इतने शानदार नहीं होते कि बंदा जाके सोचे कि ऑफिस में बैठे हुए हैं बड़े शानदार। ये जो है ये घोस्ट मुलाजमीन है, ये इनमें घोस्ट मुलाजमीन बहुत है। एलडीए में और वासा में, वासा में नस्ल दर नस्ल जो है वो लोग काम कर रहे हैं। जो रिटायर हो रहे हैं मुलाजमीन, वो अपनी दौरान सर्विस ही अपने बच्चों को, भतीजों भांजों को इसमें एडजस्ट कर लेते हैं, और वो वर्क चार्ज मुलाजमीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, और हर 3 साल बाद एक पॉलिसी दी जाती है, चीफ मिनिस्टर से मंजूरी ली जाती है कि जी ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वर्क चार्ज हैं, इन्हें अब मुस्तकिल कर दिया जाए। लिहाजा वो मुस्तकिल मुलाजमत में कन्वर्ट हो जाते हैं। वर्क चार्ज जो होता है वो कभी भी ड्यूटी पे नहीं आता, वो महज हाज़िरी लगाता है, 1000-2000 रुपया देगा, उसकी पूरे मंथ की हाज़िरी लग जाएगी। एक्चुअली अगर उनकी स्ट्रेंथ चेक की जाए तो वो आपको कभी भी पूरी नज़ीर नहीं आएगी किसी भी इलाके में। मलिक साहब, मेरा ख्याल है आपको भी मसला नहीं होगा, मुझे भी मसला होगा, अपने पड़पोतों को लगवा दें नौकरी पे, काम कर लें। हमें मसला ये नहीं है कि आपने अपने बच्चों को लगवा दिया है, क्या कर दिया है, लेकिन एटलीस्ट ये स्टेक है, मतलब रोड है, एक मेन रोड है जहाँ पे रोज लाखों की तादाद में गाड़ियां गुजरनी है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वरना आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक चलती सड़क के ऊपर गड़ा पड़ जाए और इतना गहरा हो कि उसमें गाड़ियां गिर रही हैं। लोगों का नुकसान तो होता ही है जी, उनको पेट्रोल का नुकसान है, इसके अलावा जो है गाड़ी का कितना नुकसान ज़हनी कोफ्त है, गाड़ी का नुकसान है, और जो डाइवर्शन दी जाती है वो भी कोई ऐसी नहीं है। सर्विस रोड पे डाइवर्शन दी जाती है, सर्विस रोड तमाम जो है इस रोड पे जो है ख़ियाबान फरदौस वो सारी कमर्शियल हो चुकी हैं। वहाँ कोई चाय कवाली का बंदोबस्त कर रहा है, कोई खाने का कर रहा है, कोई किस तरह का, कोई म्यूज़िक का कर रहा है। अब वहाँ पे जो है वो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यही जो है ये मोटरवे को भी आगे सड़क जाके कनेक्ट होती है। और ये तकरीबन लाहौर के जो है 9 टाउन्स हैं। अच्छा। जिनमें से 2 टाउन्स जो है वागा और दूसरा है अपना रावी टाउन, इनको जो है वासा अपनी डोमेन नहीं समझती। क्यों? बस वो कहते हैं कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। अच्छा। मान लिया उनकी बात, ये उनके दायरा इख्तियार में, तो वहाँ फंड्स फिर किस लिए जारी किए जाते हैं? वो फंड्स कहाँ जाते हैं? फंड्स ले लेते हैं। अच्छा, फिर ठीक, आज तक नहीं हुआ ऐसे कि फंड्स जारी ना हुए हो, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो इंतहाई सीवरेज ज़्यादा इलाकों में काम कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। और अब तो जो है ये भी साबित हो चुका है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कि जो सीवरेज की हमारी लाइंस हैं वो हमारी पीने की पाइपलाइंस के साथ कनेक्टेड हो चुकी हैं, और यही वजह है कि अब हमारे पोलियो का केस भी यहाँ आ गया है, पोल्यूशन भी हो गई है, पेट की बीमारियां, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सारी बीमारियां जो हैं उन लोगों को लग रही हैं जो ये पानी पी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप लाइव फुटेज देख रहे हैं, डाइवर्जन तो दी गई है जी, इन्होंने जो गड़ा पड़ा है
उसके साइड पे डाइवर्जन देके गाड़ियां तो गुजरी हैं, ज़ाहिर अब ट्रैफिक का भी निज़ाम जो होगा वो भी सुभान अल्लाह पहले ही है लाहौर में। उस्मान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सारी सूरत हाल में? हाफिज उस्मान, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी अरमला, ये अगर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो बहुत इस शगाफ की वजह से मुतासिर हो रही है। साइडों पे जो है वो मलबा इसका रख दिया गया है और जिसकी वजह से मशीनरी भी खड़ी है वासा इंतज़ामिया की, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। शहरी भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि कितना आपको मसला पेश आ रहा है इस शगाफ की वजह से, और आप बता रहे हैं कि पानी की पाइपलाइन भी फट गई है यहाँ पे, क्या कहते हैं? पानी की नहीं, सीवरेज की फटी है। पानी ट्यूबवेल इन्होंने कल शाम 5 बजे से बंद किए हुए हैं। पेशाब करने के लिए पानी घरों में नहीं है। अब 10 बजने वाले हैं और पानी नहीं है, बिल्कुल पानी। ये लास्ट ईयर भी होता है जब यहाँ मुअज़्ज़म मैसरी होता, 7 दिन लगे थे। वो शादीवाल चौक के आगे थोड़ा सा आगे था। ये कुछ 7वीं 8वीं मरतबा इस रोड पे हो चुका है। ये हर दफ़ा ये कहते हैं ये वासा वाले पैसे खा जाते हैं, सड़क सही नहीं बनाते। ये इसी तरह सेवरेज बैठ जाती है इनकी हर साल में 2-2 मरतबा होती है। ये नहीं कि बरसात में जब बारिशें हुई हैं उसमें खुद भी बैठी है ये सड़क, ये हर साल यही होता है। यानी लोग इतने तंग हैं, ना पीने को पानी है, ना पेशाब करने को पानी, वुज़ू करने के लिए पानी नहीं मिल रहा। अब क्या किया जाए इसका? जी बिल्कुल, ये शहरी गुफ्तगू कर रहे थे, इधर के इलाका मकीन ही हैं। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि साल में 2 मरतबा ये शगाफ पड़ने का इस रोड के ऊपर, इस शाहरा के ऊपर, जोहर टाउन के इलाके में 2 मरतबा साल में शगाफ पड़ना मामूल बन चुका है। और वासा इंतज़ामिया की जानिब से फ़कत दावे और पैसे बटोरे जाते हैं, शहरी का कहना है। और इस पर काम करने की बात की जाए तो काम इसको सिर्फ मिट्टी डालकर ही इस मामले को या शगाफ को दबा दिया जाता है। अच्छा उस्मान, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी शहरी कह रहे थे कि पिछली बार 7 दिन लगे थे, लेकिन मुझे लगता है कि 7 दिन से ज़्यादा ही हुए थे इसकी रिपेयर में। तो अभी क्या सुपरवाइजर वगैरह से आपकी बात हुई है कि ये कितना टाइम लेंगे इसको दोबारा से बेहतर करने में, रिपेयर करने में, और ये इस बात को मेक श्योर करेंगे कि अगली बार 10 दिन बाद या महीने बाद इस तरह का फिर कोई कारनामा ना हो? इस पर जब वासा हुकाम से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस शगाफ को भरने के लिए कम अज़ कम 1 हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त ही जो है वो दरकार है। और क्योंकि शगाफ जो है उसकी नौयत देखी जाए तो गड़ा क्योंकि ज़्यादा गहरा है, जिसको भरने के लिए चूँकि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है उसकी पाइपलाइन ठीक है। वाक़या पेश आया। थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका भी। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब, वैसे तो ये लाहौर के अंदर हुआ है, मैंने कल पढ़ा भी और देखा भी कि इंडिया के जो दिल्ली है उसके अलावा पूरी दुनिया में ऐसे वाक़यात नहीं होते कि चलती सड़क पे मेन शाहराह के ऊपर सीवरेज का पाइप इतना बड़ा गड़ा उसमें पड़ जाए और जिस पे से रोड गुजर रही हैं। अब अल्लाह करे कि इंतज़ामिया अगर इसको रिपेयर कर रही है तो इसकी सारी सूरत हाल को ऑब्जर्व करके इसको रिपेयर किया जाए ताकि आइंदा आने वाले महीनों में या दिनों में इस तरह का कोई वाक़या ना आए। जोहर टाउन के इलाके के हवाले से हम बात कर रहे थे जहाँ बड़ी सड़क पर जो सीवरेज का पाइप या कह लें गैसेस जमा होने से जो एक गड़ा पड़ा है उसकी क्या सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, क्रिकेट पे बात करेंगे। सुबह जब मैं उठी तो रात 12 बजे के करीब मैंने कुछ खबर देखी जो कि पोस्ट हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि बाबर आजम ने जी सोशल मीडिया के ऊपर जो एक पैगाम जारी किया जिसमें वाइट बॉल क्रिकेट टीम की कैप्टनसी से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इससे इस्तीफे की क्या वजूहात हैं उसमें उन्होंने लिखा था कि जी मैं अपनी फ़िटनेस पर, अपनी जो गेम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। दूसरी जानिब जी पाक वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ का जो आगाज़ है 7 अक्टूबर को हो रहा है और जिसके लिए जो इंग्लैंड टीम है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। सीरीज़ के लिए जो टिकट्स की फ़रोख्त है वो भी कल से जारी है और टेस्ट सीरीज़ से कबल जो टीम मैनेजमेंट है उसने 8 खिलाड़ियों के जी फिटनेस टेस्ट लिए हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, सऊद शकील है, नुमान अली है, मीर हमज़ा है।
जिसमें ये नाकाम हुए हैं, इनसे कैसे जो फिटनेस टेस्ट होने के बाद उम्मीद रखी जा सकती है, जो कि एक बेसिक और प्राइमरी चीज़ है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सैयद हैदर साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज सबसे पहले तो मैं बाबर आजम के इस्तीफ़े के हवाले से जानना चाहूँगी। जो रीज़न बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया पैगाम पर दिए, क्या वो रीज़न काफ़ी है बिलीव करने के लिए कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? देखिए, उन्होंने रीजन तो सिर्फ एक ही दिया है कि मैं अपनी बैटिंग पे तवज्जो देना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कि जब वो कप्तान थे तो क्या बैटिंग पे तवज्जो नहीं देते थे? ये कोई रीज़न नहीं है, बल्कि असल कहानी ये है कि बाबर आजम से इस्तीफ़ा लिया गया है। बाबर आजम को जुलाई में ही बता दिया गया था कि अब आप कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो कुछ कोशिश कर रहे थे शायद वो कप्तान रह सकें। लेकिन अभी जो कनेक्शन कैंप हुआ है उसमें एक बार फिर गैरी कर्स्टन ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि मैं हेड कोचिंग उसी वक्त करूँगा जब नया कप्तान होगा, क्योंकि बाबर आजम में वो सलाहियत नहीं है। और दूसरी बात ये, बाबर आजम के साथ जो उनके साथी खिलाड़ी हैं वो उनसे बहुत नाला हैं, उनका रवैया, उनके बात करने का अंदाज़, ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने बाबर आजम की शख्सियत को एक मुतनाज़े शख्सियत बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि बाबर आजम के बाद जो कप्तान बन रहे हैं वो भी तो बाबर आजम की कैंप के एक रुकन कहे जाते हैं, और उनके साथ भी प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का रवैया उनका सही नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम से शुरू हुई है वो ख़त्म नहीं होगी, वो आगे चलती रहेगी। बाबर आजम के बाद भी सिचुएशन जो है वो उसी तरह आगे जाती रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया रिजल्ट आती है। तो हमें एक पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान टीम में, क्रिकेट टीम में बाबर आजम की कप्तानी के बाद नए कप्तान जो वनडे और T20 में बनते हैं उससे पाकिस्तान टीम जो है कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है हैदर साहब जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान है, और फैसला भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद रिजवान ही कप्तान होंगे, और गैरी कर्स्टन ने रिजवान के लिए कहा है कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए। और क्योंकि रिजवान ने वर्ल्ड कप में, जब गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में और वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, तो रिजवान ने अच्छी बैटिंग की उस वर्ल्ड कप में 1-2 मैचों में, तो गैरी कर्स्टन का वोट उनके हक में। दूसरी बात यह है कि बाबर आजम के पास सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान, जो टीम में मुस्तकिल जगह रखते हैं। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी मुस्तकिल जगह नहीं है, वो आते हैं अंदर फिर चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो रिजवान इस वक्त जो है वो नए कैंडिडेट हैं और 100% वही नए कप्तान होंगे। पाकिस्तान की अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ है नवंबर में, और रिजवान पाकिस्तान टीम के नए कप्तान होंगे। अच्छा, मोहम्मद रिजवान के हवाले से आप कह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो हमेशा रिजवान के हवाले से सुना है, अब आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल सी शख्सियत रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है ऐसा है, या वो वही कंट्रोवर्सी जो भी आप बाबर आजम के हवाले से कह रहे थे वो भी मोहम्मद रिजवान के हिस्से में भी है? जी बिल्कुल, रिजवान जो है वो ऑफ द फील्ड उनकी जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ग्राउंड में भी वो उनका जो है वो रवैया तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनके फैसले वो खुद हमेशा लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक सिचुएशन है वो आगे चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिजवान जो है वो बहुत ही एक नर्म खो आदमी है, कम गो आदमी है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो लोग उनके साथ टीम में हैं वो नहीं पता है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम शुरू होगा वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनका शुरू होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी जो है एक सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं, फिर उनको हटा दिया गया, और अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी दोबारा कप्तान के उम्मीदवार थे, लेकिन पाकिस्तान टीम रिजवान को कप्तान बनाना चाहती है। ठीक हो गया, रिजवान को कप्तान बनाना चाहती है। बाबर आजम का इस्तीफा हैदर साहब ये पहली दफ़ा नहीं आया, इससे पहले भी एक परफॉर्मेंस जब ख़राब हुई थी एक सीरीज़ के अंदर तो इस्तीफ़ा दिया गया था और फिर वापस मनाया गया था बाबर आजम को। अब ये दोबारा हुआ है, ये क्या वाकई आपने कहा कि इस्तीफ़ा लिया गया और जुलाई में डिसाइडेड था कि बाबर आजम जो है वो रिज़ाइन उनसे ले लिया जाएगा, तो यही क्यों? ये देखिए, बाबर आजम ने पहले भी इस्तीफा खुद नहीं दिया था, उनसे लिया गया था। उस वक्त ज़का अशरफ थे और उन्होंने कहा था कि आप जो है इस्तीफा दें, तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जो है टीम में दबाव पड़ा तो ज़का अशरफ पीछे हट गए। और अगर आप माजी में देखें तो बोर्ड के साथ बाबर आजम जो हैं वो एक पार्टी के तौर पर हमेशा रहे। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं, बाबर आजम उनके सामने खड़े रहते हैं। और अब चूँकि मोहसिन नकवी हैं, और मोहसिन नकवी जो है वो बाय नेचर बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किसी एहसान के तौर पे नहीं बने। इससे पहले जितने भी बने हैं
नजम सेठी साहब हों, रमीज राजा हों या ज़का अशरफ हों, ये सब इनके लिए एक एहसान था कि पीसीबी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं वो सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की, उसमें आप समझ सकती हैं कि मोहसिन नकवी जो है एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, तो वो पीसीबी के चेयरमैन होकर अपने फैसले जो हैं वो खुद कर रहे हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि बाबर आजम जो है वो भी अब जो है पीछे हट गए। उनको पता चल गया है कि अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है, वो ऐसा नहीं होगा जैसे वो अपने बातें मनवा लेते थे, जैसे उन्होंने ज़का अशरफ के ज़माने में अपने तनख्वाहें बढ़वाई और 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा तनख्वाहें करवा ली थी इन लोगों ने दबाव डाल के। लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसीलिए अब टीम देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में अब थोड़ा सा नज़्म ज़ब्त नज़र आता है। और गैरी क्रिस्टन के आने के बाद जो है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि गैरी क्रिस्टन एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते हैं। तो अब बाबर आजम या और ऐसे लोग जो अपने आप को, अपनी शख्सियत को हमेशा सुपेरियर समझते हैं, अब उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी कोई जगह नहीं रही है और हर एक को टीम के कोर्ट के बराबर चलना है। हैदर साहब, अभी आपने बात की कि पहले से जो आए थे मोहसिन नकवी साहब से पहले जो चेयरमैन पीसीबी थे वो किसी मकसद के तहत आए थे, तो आपके मुताबिक, जो मैं आपकी बातों से जज कर पाई, कि इनकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे हुई है, और जो उनके फैसले हैं, डू यू थिंक कि ये बिल्कुल ठीक फैसले वो कर रहे हैं टीम के ओवरऑल, जो सर्जरी करने का कह रहे थे, या ओवरऑल टीम के हवाले से जो वो फैसले कर रहे हैं एज अ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड? देखिए, अभी तक फैसले तो कुछ भी नहीं हुए हैं। फैसले जो होने चाहिए थे, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मसरूफ बहुत हैं, वो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं, सेनेटर भी हैं, तो वो उनकी शख्सियत जो है तकसीम है। लेकिन असल मसला चेयरमैन का नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, असल मसला जो है टीम का है, नीचे लोग जो काम करते हैं। लेकिन सर, टीम को तो बोर्ड ने चलाना है ना, टीम को लेके तो सारी मैनेजमेंट ने चलना है, टीम अपने तौर पे अगर क्या मजाल है। हाँ जी, मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड में जो स्टाफ है उसकी बात कर रहा हूँ। जो जो डायरेक्टर्स हैं वो वही लोग हैं जो नजम सेठी साहब के साथ भी थे, जो बाद में साहब के साथ भी थे। तो अगर मोहसिन नकवी साहब अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जो टीम है मैनेजमेंट की, बोर्ड की, उसमें कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हम बाबर आजम के क्रिकेट के हवाले से भी बात कर रहे थे, और जो इस्तीफा दिया गया उनकी जानिब से कैप्टनसी को लेकर, उस पर भी कमेंट ले रहे थे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। वैसे तो क्रिकेट की बात हम कर चुके हैं, और हम अब क्रिकेट के अलावा भी कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छी खबरें आपको सुबह सुबह दें। वैसे तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी खबर दी थी कि पाकिस्तानी बॉक्सर ने इंडियन बॉक्सर को हरा के चैम्पियनशिप, जो वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप है, वो अपने नाम की थी। और उस्मान वज़ीर का मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम के आगाज़ में। उस वक्त तो उस्मान हमारे साथ लाइव नहीं थे, लेकिन बिलाखिर उस्मान ने आज हमें ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर नॉकआउट किया है। कैन यू इमेजिन कि हम यहाँ पर बॉक्सिंग के चैंपियन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस वक्त उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पहले तो। और आपने हम सबको सेलिब्रेट करने का एक बड़ा अच्छा मौका दिया है, एंड वी आर रियली होपफुल एंड थैंकफुल टू यू एज वेल कि आप मज़ीद फ्यूचर में भी ऐसे मौके पाकिस्तानी कौम को देते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे इस फाइट के हवाले से जानना चाहूँगी, जिसमें चैंपियनशिप का टाइटल तो आपने नाम किया ही है, लेकिन साथ साथ जो इंडियन बॉक्सर को आपने हराया है, टेल अस अबाउट योर कंपटीशन, कैसा था, कैसे जज्बात थे जीतने के बाद? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो एज अ स्पोर्ट्समैन सारी कंट्रीज सेम ही होती हैं, मगर डिफरेंट जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात आती है, तो जो हमारे बॉक्सिंग फैंस है पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, तो वो लाइक एक्स्ट्रा एक मोटिवेशन होती है, क्रेज़ होता है लोगों के अंदर। कि बहुत सारे मतलब मेरे जानने वाले हैं जो बॉक्सिंग के रिलेटेड, मुझे मैसेज आए कि उस्मान भाई जिस मर्जी कंट्री से आ रहे, इंडिया से नहीं हारना। तो एक प्रेशर भी था और उसके साथ मोटिवेशन भी थी, यही कि एक अल्लाह ने चांस दिया तो मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, जैसे हमारे क्रिकेट, जेवलिन, उसके बाद अब बॉक्सिंग में हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह
मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया और 65 सेकंड में नॉकआउट किया। ज़बरदस्त। कैसी फाइट थी? मुश्किल थी, चैलेंजिंग थी, लेकिन 65 सेकंड से लग रहा है कि आप अपनी भरपूर तैयारी और फुल फोर्स के साथ गए होंगे ज़ाहिर है रिंग के अंदर। लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं और आप चूँकि रिंग के अंदर मौजूद थे और आप इस चीज़ को देख भी रहे थे, ऑब्जर्व भी कर रहे थे और एज यू सेट के प्रेशर भी था, तो कैसे टैकल किया सारी सूरत हाल में? देखें, मैं लास्ट 3 मंथ से ट्रेनिंग कैंप में था और उसके बाद आप हमेशा अपने ओपोनेंट को स्टडी करते हैं और डेफिनेटली फिर उसके बाद हमारा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 65 सेकंड में ही नॉकआउट करेंगे, मगर ये था कि फर्स्ट 20 सेकंड में उनको बॉडी शॉट लगी, पंच लगा, तो वहाँ से जब मेरे कोचेज हैं उन्होंने मुझे आवाज़ दी, कोच महबूब, कोच असमत ने, कि उससे पंच लगा है, वो स्टिल लाइक उसने रिकवर नहीं किया, वो नॉकडाउन हुआ, फिर वो उठा। तो उसके बाद फिर जब मैंने देखा तो मुझे खुद फील हुआ कि वो उसकी रिकवरी अभी तक नहीं हुई, तो वहीं दोबारा मुझे चांस मिला, फिर मैंने राइट पंच किया, राइट हुक, तो वो उससे चिन में लगा, तो फिर वो नॉकआउट हुआ। तो डेफिनेटली अच्छी तैयारी की थी, तो अल्लाह ताला ने अच्छा रिजल्ट दिया। डेफिनेटली अच्छी तैयारी का अच्छा रिजल्ट हुआ। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आपने जैसे खुद कहा कि आप 3 महीने से ट्रेनिंग कैंप के अंदर थे, तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपने चीज़ों पे, अपनी टेक्निक्स पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन जब ज़ाहिर आप रिंग में उतरते हैं तो अगले बंदा भी प्रैक्टिस करके आया होता है, उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसकी अपनी टेक्निक्स होती हैं। तो जब आप उस इंडियन बॉक्सर के साथ रिंग में थे, आपने उसकी किस तरह से रीड की जो टेक्निक्स हैं या स्ट्रैटेजी को? देखें, हर फाइटर के वीक पॉइंट्स होते हैं, उसके प्लस पॉइंट्स होते हैं, तो डेफिनेटली जैसे मैं स्टार्टअप लेता हूँ, थोड़ा स्लो लेता हूँ, फिर हम प्रेशर करते हैं, मैं हमेशा आगे फुटवर्क जो होता है मैं आगे फॉरवर्ड की तरफ खेलता हूँ, तो वहीं था कि उसी तरह हमने प्रेशर स्टार्ट किया। तो मगर ये था कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि फाइटर ज़्यादा प्रेशर में होता है, तो इंडियन भाई मुझसे ज़्यादा प्रेशर में थे तो वो ये था कि ना उनको समझ नहीं आ रहा था, और उससे पहले एक दिन फेस ऑफ वो बहुत प्रेशर में उनकी टीम और वो खुद, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहीं था कि हमने फर्स्ट राउंड से हमने लाइक हार्ड पंचिंग हमने स्टार्ट की, तो वहीं पंच उसको लगे, तो वो यही था कि हमारा ट्रेनिंग में फिर हमने सारा स्टडी किया था कि उसकी जो बॉडी है वो हमेशा वो मतलब वहाँ पे स्पेस देता है, तो वहाँ पे पंचेस लग सकता है, वहीं टारगेट किया, वहीं लगा सबसे पहले। जबरदस्त। सीधा प्लान करते हैं, मतलब आपने प्लान की हुई थी स्ट्रैटेजी। अच्छा उस्मान, वेलकम कैसा हुआ आपका? आपको कैसे खुशामदीद किया आपकी फैमिली ने एयरपोर्ट पे, दीगर जगहों पे? कैसी आपको फीलिंग आई जब आप जीत कर आए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेलकम हुआ। मुझे कॉल्स भी आई है, मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की भी कॉल आई, मुबारकबाद की, मुझे राना महशूद साहब है हमारे जो यूथ मिनिस्टर, उन्होंने भी कॉल किया, बहुत सारे और फेडरल मिनिस्टर्स उन्होंने कॉल की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई, और मेरा फिर लाहौर एयरपोर्ट में वेलकम हुआ, गवर्नमेंट थे, हमारे बॉक्सिंग फैन थे, बहुत सारे लोग आए थे, तो बहुत फैमिली, तो बहुत खुशी हुई, बहुत इज़्ज़त मिली, और उसमें एक एथलीट को चाहिए इज़्ज़त, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो अपने कंट्री के लिए सर्वाइव करता है, तो उसको रिटर्न में रिस्पेक्ट ही चाहिए होती है, तो मैं तो खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त, आई एम ग्लैड कि आप खुश हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि हम देखते हैं कि बॉक्सिंग को लेके आमिर खान भी चूँकि बॉक्सर हैं, ब्रिटिश नज़ाद हैं, लेकिन स्टिल उन्होंने भी कहा था कि हम अकेडमी खोलेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस उस तरह से नहीं हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है जी बॉक्सिंग को लेकर, और आप जैसे प्लेयर्स जो इस तरह के इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यहाँ पर लड़कों को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में एक चीज़ है कि यहाँ पे जो भी एकेडमीज बननी हो या कोई भी वादे पूरे नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड आपको, मैं जब फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ टाइटल मैंने जीता पाकिस्तान के लिए, मैं वाइड फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ, उस टाइम पे मुझे लाइक एक अमाउंट अनाउंस हुई, और आज 2.5 साल हुए मुझे नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले आपको वो अमाउंट? अभी तक नहीं मिले, मतलब मैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन मैंने 2 साल पहले तब हुए, डॉक्यूमेंट्स आए, फिर वहाँ से आईपीसी से पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड आए, फिर वहाँ से करते करते अभी दोबारा वो आईपीसी के जो सेक्रेटरी साहब उनके पास है, तो आपके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर से भी, हमारे जो यूथ मिनिस्टर राना महसूद साहब, आईपीसी के जो मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, कम से कम वो भी आप हमें दिलवाएं हमारे, और इसी तरह जो अकेडमीज है, जिस तरह हमें हर बंदा कहता है अकेडमी खोलेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो कहते तो हैं मगर पूरा नहीं होता, अगर वो पूरा हो तो पाकिस्तान मतलब मुझसे अच्छे बॉक्सर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें सब अपॉर्चुनिटी चाहिए,
अगर वो मिलेगी तो हमारा पाकिस्तान बहुत कुछ आगे जा सकता है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आपको 2 साल पहले जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। हमने यहाँ पे हुसैन शाह साहब का भी इंटरव्यू किया था, वो भी 1998 में जीत के आए थे। उनको प्लॉट का 88 में सॉरी उनको प्लॉट का वादा किया गया था, वो भी उनको नहीं मिला। तो आई एम सरप्राइज्ड कि फिर आप जब वादे क्यों करते हैं ऐसे प्लेयर से जब आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप जैसे प्लेयर्स, आप जैसे जो एथलीट्स हैं इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं और इतने नामासाइद हालात में खेलते हैं। उस्मान, मैं तो ये देखती हूँ और अभी मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी किसी भी अथॉरिटी को कहना चाहते हैं ज़रूर कहें। वज़ीर आज़म को कहें क्योंकि आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस का फ़ोन भी आया उनकी जानिब से। बिल्कुल, मैंने उन्हीं को कहा। मैंने शहबाज शरीफ साहब, हमारे राना महसूद साहब और जो IPC के मिनिस्ट्री और राना सनाउल्लाह साहब के पास है, तो उन्हीं के अंडर आती है क्योंकि मेरा जो केस है फाइल वहाँ पे रुकी हुई है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोगों ने इज़्ज़त दी, सपोर्ट दिया, मगर फाइनेंशियल सपोर्ट होना ज़रूरी है एक एथलीट के लिए सर्वाइव करने के लिए। तो कम से कम अभी आगे अनाउंसमेंट होती है, वो तो नहीं पता जो पुरानी है, कम से कम वो तो दें। तो इंशाल्लाह होप है, हमेशा इंशाल्लाह हम भी आपके बिहाफ से अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से, यूथ मिनिस्टर से, उन तमाम लोगों से कि जी उस्मान से जो वादे किए गए हैं ये सिर्फ एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है एक प्लेयर के लिए, उसको मोटिवेटेड रखने के लिए। अगर आप उसको फैसिलिटीज़ अप टू द मार्क नहीं दे रहे तो अगर आप उसको इस तरह से कोई भी इनाम अनाउंस करते हैं तो ज़रूर उसको देना चाहिए। और ये फाइल्स वाले मामले निकल आना चाहिए इस चीज़ों से, अब बहुत आसान हो गई हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। अच्छा जी, अब आपका फर्दर क्या तैयारी है उस्मान, कि कौन से इवेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14-0 हूँ, अनडिफीटेड हूँ अभी तक। और मेरे पास वर्ल्ड यूथ टाइटल मैंने जीता, एशिया टाइटल जीता, मैं मिडिल ईस्ट चैंपियन रहा। तो अब मेरे पास ओपन एक वर्ल्ड टाइटल रहता है जो ओपन होता है, तो इंशाल्लाह उसी वही टारगेट है। तो इंशाल्लाह 1 और 2 फाइट्स बाद वहीं मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ओपन वर्ल्ड टाइटल जीतूँ, जैसे मोहम्मद अली किले और माइक टाइसन जैसे जिनने विन किया वो टाइटल। तो इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान के लिए, उसी पे मेरा फोकस। इंशाल्लाह आप हिस्ट्री बनाएंगे। और हमने हिस्ट्री की बात की है जहां आपने पाकिस्तान बॉक्सिंग में लेके बड़े अच्छे हमारे प्लेयर्स थे, हम बड़ा अच्छा एक्सेल कर रहे थे एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब विद टाइम हमारा फोकस शायद शिफ्ट हुआ है, लेकिन अब दोबारा से एक चीज़ रिवाइव होना शुरू हुई है। व्हाट डू यू थिंक हम मज़ीद और क्या बेहतरी कर सकते हैं उस्मान वज़ीर, ताकि आप जैसे और प्लेयर्स निकले, खेलें, दुनिया भर में जाएँ? देखिए, सबसे मेन चीज़ होता है अगर आपने एक लेगेसी बनानी है, आपने एक प्रॉपर टीम बनानी है, तो आपका स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए। अंडर 12, अंडर 16, अंडर 18, तो यही बेस होता है एक एथलीट के लिए कि वो अंडर 18 तक तैयार होता है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपको स्कूल जो है स्कूल बॉक्सिंग उसके ऊपर काम करना चाहिए, अकेडमीज़ हों, प्रॉपर गवर्नमेंट की अकेडमीज़ हों, कोचेज़ हों। तो जब वो स्ट्रक्चर सही तैयार होगा तो उसके बाद जिसने एमेच्योर खेलना है वो एमेच्योर बॉक्सिंग खेल सकता है, जिसने हम प्रोफेशनल खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल खेल सकता है। तो मेन चीज़ आपका स्कूल स्ट्रक्चर अगर वो बेहतर होगा तो आप बहुत ज़्यादा चैंपियंस पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच उस्मान वज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका एंड आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपको बहुत बार एक बार फिर से मुबारकबाद। यू आर वी आर रियली प्राउड ऑफ यू और आप पाकिस्तान का फ़ख्र है, यू आर ए हीरो। हम उस सारी चीज़ों पे ज़रूर रिक्वेस्ट भी करेंगे अपने बिहाफ पे भी कि आपके साथ जो वादे किए गए हैं 2 साल पहले, 4 साल पहले, उनको पूरा किया जाए और आइंदा भी आपको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। आपके पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप और अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। उस्मान वज़ीर जी, वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग अपने नाम करने वाले, हमारे साथ मौजूद थे, सर ने आपकी मुलाकात करवाई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। हाउ ब्यूटिफुली ही कैप्चर्ड दैट। हम ये बात सोच भी नहीं सकते कि वाकई कि ये अब जो हिजाम हैं, जो सड़कों के किनारे हमें नज़र आते हैं, इनके क्या ड्रीम्स हैं, इनके बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब तो विद टाइम चीज़ें इतनी मॉडर्नाइज हो गई, लेकिन बड़ा खूबसूरत अंदाज में बताया जी। ये जो आप एक फुटेज या रील देख रहे थे, ये हमारे साथ मौजूद हैं अतर अब्बास साहब जो कि एक फ़िल्म मेकर हैं,
कई शानदार डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं और अब रील फॉर्मेट के अंदर ये मुख्तलिफ कहानियों को कैप्चर करते हैं। और कैसे करते हैं ये आपने देखा है कि कितने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अनटोल्ड पाकिस्तान के नाम से ये एक सीरीज़ चला रहे हैं और तारीख़ी मकामात की अक्कासी हो, ओल्ड कल्चर हो, फूड हो, एवरीथिंग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। अपने कई अवार्ड भी, इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं अतर अब्बास, आपको बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप अतर साहब? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया इस शो में, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम आपके इस काम से बहुत मुतासर हो रहे हैं और अभी जो मैं देख भी रही हूँ, मैं बिल्कुल इतनी इम्प्रेस हो रही हूँ कि आपने कितने खूबसूरत अंदाज में आप मुख्तलिफ टॉपिक्स को, अनटोल्ड स्टोरीज़ को बता रहे हैं, अनटोल्ड पाकिस्तान को बता रहे हैं। थोड़ा सा इस आइडिया, इस फॉर्मेट के हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं। देखें, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है दिखने में, सेम इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ है। मतलब हमारा काम तो बड़ा आसान है कि इतना खूबसूरत पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत कल्चर है, हम लोगों का हेरिटेज इतना प्यारा है, फूड, लोग, ट्रेडिशन। तो बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैंने उसको उसी तरीके से डिपिक्ट कर दिया वीडियो फॉर्म में। तो जिसके खूबसूरती मेरे ख्याल में हम लोगों के हेरिटेज में बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता। हम लोगों का कल्चर में ऐसी बहुत सी चीज़ें, हमारी फूड का बनाने के तरीके बहुत ऐसे हैं कि जो मेरे ख्याल में अगर लोगों को पता लगे ना तो वो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब चूँकि पूरी दुनिया डिजिटल के ऊपर भी सब कुछ देखती है, सारा कुछ है, और रील वाला जो फॉर्मेट है ये बहुत ज़्यादा है, वर्टिकल प्रोडक्शन इज़ गेटिंग बेटर विद टाइम। तो आपने भी इस फॉर्मेट को अपनाया है और कैसा ये फॉर्मेट आपको लगता है? क्योंकि जाहिर है एक चीज़ को पहले जो एक रेगुलर काम चल रहा है उसके अंदर चेंज लेकर आना इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, इट्स डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग। जब आप ऑडियंस की बात करते हैं, उनको ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगता है थोड़ा। एग्जैक्टली मेरा क्योंकि काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल प्रोडक्शन में, तो हम लोगों के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आना एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा स्टेप था और बहुत मुश्किल से हम लोग इसमें आए। क्योंकि आप जब इतने अरसे से एक फॉर्मेट कर रहे होते हैं तो मुश्किल होता है अडॉप्ट करना नई चीज़ें। बट अगेन वर्टिकल फॉर्मेट मुझे रिसेंटली अनटोल्ड स्टोरीज़ की वजह से ही करना पड़ा। बट अभी सारी ही प्रोडक्शन, सारी ही जो एक्सप्रेशंस हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं हमारे स्टोरी टेलिंग के, वो सारे वर्टिकल के ज़रिए ज़्यादा अच्छा पहुंच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लोग कनेक्ट किस तरह करें, आपका मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, स्टोरी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। आई थिंक वर्टिकल जो है ना, वर्टिकल ही आजकल चल रहा है। और मेरे ख्याल में हम लोगों के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के आप अपने अपने एक्सप्रेशन जो हैं उसको जो है रिप्रेजेंट करें। डेफिनेटली। अच्छा, आपका काम माशाल्लाह इतना अच्छा है, मेरी टीम मुझे बार बार मेरे टॉक बैक में बता रही है कि हमारे पास और भी रील्स हैं, बड़ी अच्छी हैं। लाहौर की खुशबू भी एक आपकी रील है, हम ज़रूर चाहेंगे कि अपने देखने वालों को वो दिखाएं। और फिर लाहौर की, चूँकि हम लाहौर में हैं तो हम लाहौर की बात भी कर रहे हैं, तो दिखाइए जी। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा अतर साहब, जिस तरह से अभी हमने गुफरान की कहानी देखी, बहुत सारे लोगों की कहानी है और इसके अंदर इस एसेंस को बरकरार रखना कि आप लाहौर की भी बात करें और उस पर्सनालिटी की भी बात करें, उस शख्सियत के ऊपर भी बात करें। ये जब आप आइडियाज़ बना रहे होते हैं, क्या ये आपके ऑब्जर्वेशन से आते हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों का कुछ इसमें रोल होता है? क्या है थॉट प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब हमें बताएं ना। असल में मेरे ख्याल में जो इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, कुछ वही चीज़ें जो इंस्पायर कर रही होती हैं। मतलब आइडिया एक होता है बनाना, एक होता है आइडिया आ जाना देख के किसी चीज़ से। तो मेरी मोस्टली वीडियोस ऐसी हैं जो कि प्रॉपर प्लान नहीं है। अब जैसे हम गुफरान की बात करें, गुफरान से मेरी मेरे ख्याल में 1-2 महीने से ज़्यादा बात नहीं हुई और सिर्फ वीडियोस के कमेंट्स वगैरह में। अब इनकी पर्सनैलिटी आप देखें, पर्सनैलिटी मैनली है, ठीक है, बड़ी बाइकिंग लुक है, हैंडसम, बट ये जितनी मैनली लुक है, ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो फूड बना रहे हैं घर में, डिफरेंट डिशेस, जो कि बहुत कंट्रास्ट है पर्सनैलिटी को लेके। तो मुझे हमेशा से लगता था कि यार कुछ ना कुछ कहानी है। मतलब मैं आपको ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मुझे वो सिर्फ ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ खाना बनाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टोरी है तो मुझसे शेयर करें अपना आप। ही वॉज काइंड इनफ, उसने कहा यार क्यों नहीं भाई, करते हैं। तो
उन्होंने फिर अपने बारे में बताया। अब वो जो बात है जो आप पहले भी पूछ रही थी कि बेसिकली हमारे मुल्क में, अब वो लाहौर के हैं, लाहौर या आप किसी भी कल्चर के हैं, आप किसी भी दुनिया के कोने पे चले जाए ना, पाकिस्तान का कल्चर फूड आपको कभी भी छोड़ता नहीं है। ये स्टोरी ना बेसिकली किचन की थी, ये ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी पे तो बनी, बट ये स्टोरी थी एक किचन की, कि किचन की जो की मेमोरी है, क्योंकि वो एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहाँ पर किचन में हर वक्त हलचल रहती थी, लंगर, मौसीकी, खाना पीना, जो जैसे वीडियो में भी है, वो दरगाह से मांगे हुए बच्चे, तो घर में हर वक्त रौनक रहती थी। तो उनकी जो मेमोरीज हैं वो अर्ली एज में जर्मनी चले गए, तो उनकी जो मेमोरीज उनके साथ रह गई वो किचन की ही मेमोरीज थी, कि जहाँ पर जो है ना सब डिस्कशन हो रही होती थी। तो वो जब आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, जब एक टाइम आता है कि ज़रा ठहरते हैं थोड़ी देर के लिए, तो लाहौर से कनेक्ट करने के लिए, फैमिली से कनेक्ट करने के लिए, अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए इनके पास बेस्ट तरीका था किचन ही। तो जो किचन की इनकी मेमोरीज थी, इन्होंने वही लाहौर के किचन को जर्मनी में शिफ्ट किया। इनके आप वो देखें चिमटे, छाबे, देगचे, वो सब वही लाहौर वाले हैं, और वो भी लाहौर इवन लेटेस्ट वाले नहीं, जो प्रॉपर पुराने तरीक़ाकार होता था खाना बनाने का। तो ये उनका एक तरीका था अपने लाहौर को कनेक्ट करने का, अपने लोगों को याद करने का। तो वो जैसे अगेन स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी स्टोरी अगर इस नज़रिया आपका चेंज कर देता है बिल्कुल, मतलब एक स्टोरी की जो आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने वालों का नज़रिया चेंज कर देता है चीज़ों के लिए। तो यही इस पूरी स्टोरी को, ना ये फूड ब्लॉगिंग करते हैं, ना इनको मतलब उस तरीके से हमने कुछ पोर्ट्रे किया, ना उनकी कहानी है। तो नज़रिया ये था कि किचन कितना इंपॉर्टेंट है, और किचन ही एक वो जगह है जहाँ पे आप अपने प्यार करने वालों का ना मतलब एक्सप्रेस करते हैं, जैसे अम्मी, नानी, दादी, थ्रू कुकिंग जो है ना, या उनके हाथ का जो टेस्ट होता है वो आपको याद रहता है। कहीं ना कहीं आपकी तो ये कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं आपकी फेवरेट डिश बना के। आज मैंने तुम्हारे लिए ये एक चीज़ बनाई, आज मैंने तुम्हारे लिए एक चीज़। तो अगेन वो सिर्फ खाना नहीं दे रहे, तो वो अपना प्यार करने का एक तरीका बता रहे हैं। तो अगेन ये सारा प्यार से रिलेटेड था, किचन के प्यार से रिलेटेड था। वेरी ब्यूटीफुली कैप्चर्ड अतर साहब, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जाहिर है आप जैसे आर्टिस्ट से ये पूछना, वैसे किसी भी आर्टिस्ट से ये पूछना कि उसका अब तक का फेवरेट काम क्या है, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है, लेकिन मैं ये गुस्ताखी करने वाली हूँ क्योंकि आपने माशाल्लाह बहुत सारा काम किया है, और आपका ज़ाहिर है कुछ बहुत दिल के करीब काम होता होगा कि अच्छा ये चीज़ जो मैंने अब तक की है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या है ऐसी चीज़? अगेन मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि I agree. हर वीडियो की ना, अगर आप कोई भी वीडियो, मैं उस तरह से ना कभी इसको वीडियो या रील बोलता ही नहीं, मैं उसको हमेशा कहानी बोलता हूँ। तो आपकी हर कहानी मुख्तलिफ है। तो अब जैसे ये इसकी गुफरान की कहानी डिफरेंट थी, इससे पहले वो जो एक स्ट्रीट बार्बर की थी कहानी डिफरेंट थी, इस तरह डिफरेंट स्टोरीज हैं। बट मुझे हमेशा जो लगता है कि कहानी मेरी बहुत अच्छी होगी, वो मुझे हमेशा लगता है जो मैं अब बनाऊँगा, मतलब कभी भी कहानी बनाने के ना महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा सा और बेहतर कर सकता हूँ, तो जो नेक्स्ट बनाऊंगा उससे अच्छा होगी। तो आई एम श्योर जिस स्टोरी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो शायद मेरी फेवरेट हो, अदरवाइज मैं सारी मैंने ठीक बना दी है। ठीक हो गया। अच्छा, कहानियों की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है आपने कहा कि आप हर उसके बाद सोचते हैं कि एक नई कहानी मैंने करनी है, लेकिन एक आपके दिमाग में भी, एक आर्टिस्ट के दिमाग में होता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ हंट करनी है अपने इर्द गिर्द, या मैंने ऑब्जर्व की हुई है लेकिन वो मुझे एग्जैक्टली वो चीज़ अभी नहीं मिल रही। कोई ऐसा आइडिया जिस पे आप काम करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा अगेन ये जो लास्ट वीडियो थी फूड की, इसके भी स्क्रिप्ट पे मुझे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स लग गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ। अच्छा। इस तरीके से मुझे बलूचिस्तान का जो है ना, बलूचिस्तान का मैं बलूचिस्तान कभी नहीं गया, तो मुझे हमेशा से लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान मेरे तक पहुँचा है या मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन तक पहुँचा है, उससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ का कल्चर जो है, वहाँ पे ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनकी अगर प्रेजेंटेशन वैसी की जाए जैसी मतलब होनी चाहिए तो लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। तो बलूचिस्तान का मुझे है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ, बट वो क्या बनाऊँ, उसका क्या एस्पेक्ट, क्योंकि बलूचिस्तान इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से उसके किस पार्ट पे स्टोरी बननी है ये थोड़ा सा
अभी तक समझ नहीं आया। आ जाएगा, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, वैसे तो आप कुछ भी कहना चाहें और अपने अवार्ड के हवाले से ज़रूर हमारे देखने वालों को बताएं, जो अवार्ड्स भी आपको मिले आपकी शॉर्ट फिल्म के ऊपर, कौन सा अवार्ड था? जी बेसिकली अगर जलेबी की बात की जाए, ये जो अपने वीडियो प्ले की, अगेन ये आम जलेबी नहीं है, मतलब ये ग्राटो जलेबी आस्ता आस्ता ऑब्सोलीट होती जा रही है, मतलब कि ये शायद पिंडी में सिर्फ एक ही जगह पे मिलती है। तो इस वजह से मुझे भी अट्रैक्शन थी कि मैं उस जलेबी की बात करूं जो कि थोड़ी नायाब है, लोगों की मेमोरीज़ है। मैंने बहुत पुराने बड़े लोग वहाँ पर लाइंस में लगे देखे जो कहते हैं कि यार हमारे ना वालिद साहब हमें खिलाया करते थे, तो वो बस वो एक चीज़ है, यानी कि एक नॉस्टैल्जिक इसके साथ ना इमोशंस कनेक्ट है। बाकी अवार्ड्स यस, अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ और ये स्टोरी टेलिंग के मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें डॉन के भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हैं पुरज़म अवार्ड्स। तो अगेन वो इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे थे कि जो मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी कि हर स्टोरी का एक ऑब्वियसली एक अच्छा खूबसूरत पहलू भी है और एक नेगेटिव भी। आई एम सो सॉरी अतर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे पास टाइम खत्म हुआ, लेकिन आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है जी अतर अब्बास के नाम से है, ज़रूर इनको फॉलो करें, इनका काम देखें, बड़ा खूबसूरत काम है। आज हमने आपकी मुलाकात भी करवाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मैं आपसे कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com